अमेरिका में होमलैंड सिक्योरिटी है, मंत्रालय अलग है, तो भारत में इंटरनल सिक्योरिटी मंत्रालय, जबकि भारत सबसे ज्यादा आतंकवाद प्रताड़ित देश है, तो हमारे पास इंटरनल सिक्योरिटी का कोई मंत्रालय क्यों नहीं? उसमें अंदर लोग फोकस्ड इस काम के लिए क्यों नहीं? फिर जो हमारी रॉ है, जब हमारे गुजराल साहब थे प्रधानमंत्री, तो उन्होंने रॉ को वो जो ताकत थी कि साहब जैसे CIA करता है कि उसने ओसामा बिन लादेन को पता कर लिया और उसके पास दूसरी पावर्स भी हैं, रॉ की वो पावर्स ही निकाल दी। रॉ सिर्फ खबर दे सकता है और कुछ नहीं कर सकता। यहां पर हमारे राजनेताओं को जरूरी है कि वो पिक्चर देखे म्यूनिख, जो कि इसराइल के मोसाद ने वो 7 लोग हमलावरों को कैसे खत्म किया। जब तक हम इस हाफिज मोहम्मद सईद और सलाउद्दीन जैसे लोगों पर तलवार नहीं लटकाएंगे, कुछ नहीं होने वाला। हम अपने घर के दरवाजे बंद करके नहीं बैठ सकते। आतंकवाद, हमारा बॉर्डर पोरस है, लोग तो आएंगे। जब आप वहां तलवार लटकाएंगे तभी काम बनेगा, वरना अगर हम सब बंद करके गेट में बैठ जाएंगे तो कुछ होने वाला नहीं है। अरुण कुमार जी, हम वही कह रहे थे कि आखिर ये सब होगा कैसे, कौन करेगा कौन? बड़ा सवाल तो यही है। ये कोई पहली घटना नहीं है हैदराबाद की जो हमारे सामने आई है। अनुज खंडूरी साहब, अनुज ने जो बात कही उसमें एक सवाल मैं भी जोड़ दूं, फिर आपसे उत्तर लूंगा। अगर इलाके में थानेदार ये कहे, आसाराम बापू और मुरारी बापू की तरह प्रवचन दे थानेदार कि अपराध कम होना चाहिए, अहिंसा का वातावरण होना चाहिए, तो उस थानेदार का क्या किया जाए? उसको हटा देना चाहिए। अगर देश के गृह मंत्री ये कहे कि भाई आतंकवादी हमला नहीं होना चाहिए, शांति व्यवस्था कायम होनी चाहिए, तो किसको कह रहे हैं, किस पर जिम्मेदारी है, ये मैं समझना चाह रहा हूं। कौन करेगा कौन? आवाज जा रही है खंडूरी जी अब तक? शायद आवाज नहीं पहुंच रही है। प्रदीप माथुर जी एक बार फिर से जुड़ चुके हैं। प्रदीप जी, यहां पर हैदराबाद में जो तस्वीर देखने को मिली, उससे पहले आपको जानकारी हो गई थी? शिंदे साहब भी पहले बयान देते हैं, बाद में वो स्पेसिफिक जानकारी की बात करते हैं। हो क्या रहा है? ये तस्वीर हमें दिखना कब बंद होंगी? माथुर साहब, हेलो जी, आवाज आ रही है आप तक? जी पहुंच रही है, मैं ट्रेवल कर रहा हूं, बताइए। जी माथुर जी, हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि जो तस्वीर हैदराबाद में दिखी, वो तस्वीर हमें दिखना कब बंद होगी? शिंदे साहब अलग अलग बातें करते हैं, एक दिन एक बयान देते हैं, दूसरे दिन दूसरा बयान दे देते हैं। स्पेसिफिक जानकारी चाहिए उन्हें, तब ये वारदातें रुकेंगी। देखिए, आप ये पूरे देश का मामला है। कोई भी बयान जो दिया जाएगा वो सोच समझ के दिया जाएगा, और देश की अस्मिता का प्रश्न है, तो इसलिए जो भी बयान गृह मंत्री दे रहे हैं वो सोच समझ के ही दे रहे हैं। उन्हें खुद चिंता है देश की, प्रदेशों की और आतंकवाद से निपटने। प्रदीप जी, अरे मुश्किल तो यही है, राष्ट्रीय सवाल पर भी वो ऐसा बयान दे देते हैं बिना सोचे समझे, जिसको 24 घंटे में पलटना पड़ता है। मुश्किल तो यही है, तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ। सोचते ही समझते तो नहीं है वो? नहीं सर, ऐसा नहीं है। ऐसा ही हुआ है। मैं दोनों बयान बताऊं? नेता है, बहुत अनुभवी नेता है। नहीं, अनुभव तो उनका पुलिस से है, मुझे पता है, मुझे पूरा बायोडेटा पता है। जब उनकी पहली बार पुलिस में नौकरी लगी थी तब से लेके आज तक का पूरा डिटेल पता है। नहीं सर, वो मुख्यमंत्री भी रहे हैं। मैं वही कह रहा हूँ हुजूर, मैं पूरा उनका राजनीतिक वृत्त जानता हूँ। वो उपराष्ट्रपति का चुनाव भी लड़े, मुख्यमंत्री भी रहे, केंद्र में मंत्री भी है, सारा किस्सा जानता हूँ। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि उन्होंने 24 घंटे में इतने महत्वपूर्ण मुद्दे पर 2 बयान क्यों दिए? देखिए, जब तक रिजल्ट ओरिएंटेड, जब तक कोई नतीजा पर नहीं पहुंच जाएंगे तब तक वो बयान कैसे दे देंगे? तो बदलते रहेंगे बयान, जब तक नतीजे पर नहीं पहुंचेंगे बयान बदलते रहेंगे क्या? वो उल्टा सीधा बयान नहीं दे सकते हैं जब तक। अरे दे दिया, अरे प्रदीप माथुर जी दे दिया भाई, और ये पहली बार नहीं। उन्होंने जयपुर में आप लोगों के बीच में कहा कि आरएसएस और विश्व हिंदू परिषद, ये हिंदूवादी संगठन आतंकवाद की ट्रेनिंग देते हैं, और दिल्ली में आके कहा कि मैंने जो जयपुर में बोला वो बेसलेस था, मेरे पास कोई आधार ही नहीं था। जिस कुर्सी पर वल्लभ भाई पटेल बैठे, उस कुर्सी पर बैठा व्यक्ति कहे कि मैंने आधारहीन बात यूं ही कह दी थी। वो बयान भी जो दिया था उन्होंने इस नियत से नहीं दिया था कि वो किसी पे आक्रामक हो रहे हैं। अरे नियत नहीं साहब, तो ये कह सकते हैं आप कि बस निकल गया भावावेश में, जब भाषण देते हैं पर उनकी
नियत इस तरह की नहीं थी। माथुर साहब, भारत के गृह मंत्री को कुछ भी बोलने की इजाजत नहीं हो सकती। भारत का गृह मंत्री भारत का चेहरा होता है। वो नगर निगम का पार्षद है क्या कि कुछ भी बोल दे के निकल जाए? हाँ, पूरी दुनिया सुनती है जब भारत का गृह मंत्री बोलता है। तो तंग हो जाती है, पर ऐसा क्या हो, उनकी नियति ऐसी नहीं थी। पर मामला ये है कि इसे स्टंट में फसाद भी नहीं बनाना चाहिए। इतना बड़ा आक्रमण हुआ, इतने लोग मारे गए, उस पर गंभीरता से चिंतन होने के बाद, और जब तक वो पकड़े नहीं जाते चिंतन कितना करेंगे माथुर जी? चिंतन करते करते तो जवाहरलाल जी के समय से आज मनमोहन सिंह जी के समय तक देश की ये गति हो गई। चिंतन करते करते प्रदीप जी कुछ कदम भी तो उठाएंगे ना। इस देश की छाती ने कितने आतंकी हमले झेले हैं। कहां तक चिंतन करे आदमी, कहां तक सब्र करे? देखिए, ये हमारी सरकार इन सब मुद्दों से सख्ती से निपट रही है। ठीक है, पर ये मुद्दे ऐसे नहीं है कि ये बच्चों का खेल हो और कोई ऐसा बयान दे दिया जाए जिससे कि पूरी खलबली में। चलिए प्रदीप माथुर जी, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। अमिताभ जी, टाइम पूरा हो रहा है, आपसे संपादकीय टिप्पणी का लेने का वक्त आ गया, लेकिन सवाल आखिर में यही उठता है कि जब ऐसे नेता इस तरह की बयानबाजी करेंगे, शिंदे साहब और उसके बाद माथुर साहब, कैसे चीजें सुधरेंगी, हालात कैसे सुधरेंगे? देखिए, मैंने कहा ना कि सत्ता में बैठे लोग ये जो छद्म राष्ट्रवाद का मंत्र जाप करने लगते ना मुसीबत के समय, जैसे लगे हनुमान चालीसा है संकट से निकलने के लिए जपने लगो, ये ठीक नहीं है। ये ढोंग बंद करिए। पुलिस रिफॉर्म पर बहुत बात हुई जी, मैं लंबी चौड़ी तकनीकी बात नहीं कहूंगा, बेसिक बात जो हिंदुस्तान का अनपढ़ आदमी भी समझे। नासा में क्या हो रहा है वो अमेरिका जाने, आम आदमी की बात समझ जो आए। इस देश में बीट कांस्टेबल की प्रथा को खत्म कर दिया गया। बीट कांस्टेबल मेरे लिए भारत के गृह मंत्री से ज्यादा महत्वपूर्ण है। उसको पता होता है मोहल्ले में कौन आदमी नया आया। बाल काटने वाले की दुकान पर भी कोई लड़का नया आता है तो उस सिपाही को पता होता है। कोई मूंगफली की ठेली भी लगाता है तो उसको पता होता है। वहां से सूचना का तंत्र चलता है। सूचना का तंत्र आईबी चीफ से नहीं चल सकता, रॉ चीफ से नहीं चल सकता, गृह मंत्री से तो चल ही नहीं रहा। छोड़ दीजिए उनकी बात। वहां से चीज मजबूत होगी। कारगिल में घुसपैठ हुई थी, भारतीय सेना के 2 बहादुर लोग मेरे साथ हैं। वो सूचना रॉ ने नहीं दी थी, पहली सूचना आई थी चरवाहों के पास से। जमीन पर गौर करना सीखिए, हवा में नभ विचरण मत करिए, नभ विचरण मत करिए। वो कमिश्नर वहां जाते हैं, किस लिए जाते हैं? छोड़ दूं सुशील शिंदे को एक क्षण के लिए, कमिश्नर किस लिए गया? अगर वो ये नहीं देख सकता कि सीसीटीवी यहां काम कर रहा है कि नहीं, तो किस लिए गए थे? चाट खाने गए थे वहां? ये सवाल उठना चाहिए। और मैं हर उस आदमी के खिलाफ हूं जो ये कहे कि ये नाजुक वक्त है, इस वक्त कुछ मत बोलो। तो इस वक्त क्या करूं? मोमबत्ती लेके जलूस निकालूं? नहीं। सफेद कबूतर उड़ाऊं? नहीं। हमने देखा पंचशील, हमने देखा पंडित जी को कबूतरों का हर्ष। खंडूरी जी को याद है चीन का हमला, पंडित जी कबूतर उड़ा रहे थे और चीन ने क्या किया? क्या चाहते हैं इस देश से आप? बार बार कहते हैं देश तो पूरा आपके पीछे खड़ा है हुजूर। कोई पॉलिटिकल पार्टी या संसद में विरोध में नहीं बोली। हर पार्टी ने कहा कि आप कड़ा कदम उठाइए, हम आपके साथ हैं। क्या मैंडेट चाहिए सरकार को? क्या मैंडेट चाहिए? अगर भारत की लोकसभा भारत की जनसत्ता का प्रतिनिधित्व करती है तो आज पूरी लोकसभा एक स्वर में थी। पूरी लोकसभा, और पूरी लोकसभा ने कहा कि आप जो कड़ा कदम उठाना चाहे हम आपके साथ हैं। क्या मैंडेट चाहिए सरकार को? क्यों है कमजोरी? रीढ़ की हड्डी को मजबूत करिए। मैंने उदाहरण दिया जमीनी स्तर का। मंजर इमाम को ढूंढने पुलिस निकलती बाद में है, टेलीविजन पर ब्रेकिंग पहले चलती है। ऐसे लीड का इस्तेमाल होता है, आईबी के इनपुट का ऐसा इस्तेमाल होता है। मजाक हो रहा है, मजाक। दुनिया के किसी मुल्क में मैंने ऐसा मजाक नहीं देखा कि जिसको पकड़ने जाना है उसकी खबर उसके पकड़े जाने से पहले टीवी पर चल रही है कि इसको पकड़ने की तैयारी है।
कोई मिलेगा? ये मजाक बंद करिए कम से कम। और सबसे पहले जवाबदारी तय होनी चाहिए। मैं पाकिस्तान के ऊपर सारा दोष डाल के यहां सब लोग मजे करें, इसके भी खिलाफ हूं। माना कि पाकिस्तान दहशतगर्दी को प्रोत्साहित करता है, संरक्षित करता है, प्रायोजित करता है, लेकिन तू इधर उधर की न बात कर। तू ये बता कि कारवां क्यों लुटा? रहजनों से हमको गिला नहीं, पाकिस्तान से शिकायत नहीं, रहजनों से हमको गिला नहीं। जो रहजन है वो लूट का ही काम करेगा। रहजनों से हमको गिला नहीं, तेरी रहवरी का सवाल है। बिल्कुल आपको हुकूमत किस लिए सौंपी, इस बात का उत्तर भारत की 1 अरब 40 करोड़ जनता को चाहिए। बिल्कुल। बहुत शुक्रिया अमिताभ जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। अरुण कुमार जी आपका बहुत शुक्रिया। खंडूड़ी जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया चर्चा में हिस्सा लेने के लिए, तमाम चर्चा करने के लिए, बातचीत करने के लिए। तो चिंतन मंथन कब तक करेंगे? कड़ा कदम उठाने का वक्त आ गया है, जो कि उठाना चाहिए। फिलहाल बिग बुलेटिन में आज के लिए बस इतना। एक छोटा सा ब्रेक के बाद भी खबरें लगातार जारी हैं। इलायची, खजूर, मिश्री, वाह, सब एक से बढ़कर एक है। मगर कोई अपना बड़प्पन नहीं जताता, है ना? रहो हमेशा पास पास। अब सहने की जरूरत नहीं। आपत्तिजनक फोन कॉल, एसएमएस, एमएमएस से परेशान होने की दशा में चुप न रहें। उत्तर प्रदेश समाजवादी सरकार की वीमेन पावर लाइन नंबर 1090 पर फोन करें और तुरंत पुलिस सहायता पाएं। वीमेन पावर लाइन पर फोन करने पर शिकायतकर्ता की पहचान गुप्त रखी जाएगी। शिकायतकर्ता को किसी भी थाने में नहीं बुलाया जाएगा। कॉल महिला पुलिस द्वारा उठाई जाएगी। समस्या के निदान तक पुलिस शिकायतकर्ता के संपर्क में रहेगी। लड़कियों की नई ताकत, वीमेन पावर लाइन 1090। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जनहित में जारी। इसमें टेस्ट है, तंबाकू नहीं। आप भी आजमाइए रजनीगंधा। रजनीगंधा। काका वो कल आ रही है। कल? अरे वाह। दादी दादी दादी, अरे दादी सुनो, वो भोल जो गाड़ी। ए काकी, वो गाड़ी भोल है रचो। अच्छा? हाँ। बच्चे क्यों भाग रहे हैं? अरे कहाँ भाग रहे हो भाई? अरे कौन आ रही है काका? अरे कल पास में ही सचल चिकित्सा की गाड़ी आ रही है। सचल? ये सचल क्या है? चलता फिरता अस्पताल। ये गाड़ी हर महीने यहाँ पे स्वास्थ्य कैंप लगाएगी। स्वास्थ्य कैंप? और इसकी जानकारी सीएमओ के निर्देशानुसार प्रधान एएनएम बहन जी देती हैं। भाई वाह। संपर्क मार्ग की कमी के कारण स्वास्थ्य सेवाओं का दूरस्थ क्षेत्रों में पहुंचना पहले एक चुनौती था, लेकिन 13 जनपदों के लिए कार्यरत सचल चिकित्सा वाहनों ने ये कार्य आसान कर दिया है। इस वाहन में योग्य डॉक्टर, फार्मासिस्ट, टेक्नीशियंस मौजूद हैं। चिकित्सा की मूलभूत सुविधाएं जैसे एक्सरे, ईसीजी, अल्ट्रासाउंड की सुविधा, पेशाब व खून की जांच भी होती है। प्रत्येक जनपद में 15 स्वास्थ्य शिविरों का आयोजन कर जहां स्थानीय जनता को लाभ पहुंचाया जाता है, वहीं स्वास्थ्य जागरूकता की समस्त गतिविधियों की जानकारी भी ऑडियो वीडियो के माध्यम से दी जाती है। आवश्यकता अनुसार रोगियों को दवाई भी वितरित करने वाला ये वाहन राज्य के निरोगी भविष्य के प्रति आशान्वित करता है। ये सचल चिकित्सा वाहन कार्यक्रम राज्य के दूरस्थ क्षेत्रों में स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराने का एक प्रभावी कार्यक्रम है। इसका लाभ उठाएं। चिकित्सा पाने का अधिकार हम पहुंचाएं आपके द्वार। सुपरटेक, योर्स फॉर लाइफ। मैं चाहूंगा कि जब जब भी मेरा जन्म हो, वृंदावन की इसी पावन भूमि में हो। A unique project with world-class facilities just for you and your loved ones. नालंदा लेजर संस्कार सिटी। And with 14 मार्च से शुरू होगा उत्तराखंड विधानसभा का बजट सत्र। वित्त मंत्री इंदिरा हृदयेश ने दी जानकारी। बजट सत्र के लिए तैयारियां हुई तेज। देवरिया की भाटपार रानी विधानसभा सीट पर उपचुनाव कल। मंत्री कामेश्वर उपाध्याय के निधन से खाली हुई थी सीट। कुल 12 उम्मीदवार मैदान।
हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच का बड़ा फैसला, नारी संरक्षण गृह से 42 महिलाओं को रिहा करने के निर्देश। कम उम्र में शादी करने पर 21 साल से बंद थी महिलाएं। आगजनी कांड की जांच के लिए नोएडा पहुंची हाई लेवल कमेटी, उद्योगपतियों से की मुलाकात। जांच कमेटी ने माना पुलिस से हुई चूक।